हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के इस बेहतरीन सेशन में। मैं विनोद सर कनिष्ठा कोचिंग क्लासेस से आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि गवर्नमेंट ने एमपी बोर्ड के लिए एक सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस ओनली, केवल प्रैक्टिस के लिए आपको जारी किया है। इसका मतलब ये है कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, और मैं आपको बता दूं कि इसका पैटर्न आखिर क्या रहेगा। तो क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के अंदर पैटर्न में देखिए टोटल क्वेश्चन 23 रहते हैं, और यहाँ पर टोटल प्रिंटेड मटेरियल है वो रहता है आपका करीबन 10 पेज, और यहाँ पर 3 घंटे के लिए टाइम दिया रहता है। अधिकतम 75 होते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। ऐसे सही विकल्प चुनकर लिखिए में सबसे पहला, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखी मेवे सड़ के हो जाते हैं। क्या कारण है कि लंबे समय तक यदि आप मेवों को रखेंगे तो सड़के हो जाते हैं। तो देखो, मेवा जो हुआ करते हैं जिनको आप ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, छुहारे बादाम जो खाया करते हैं उसके अंदर ऑयली मटेरियल होता है, और ऑयली मटेरियल जहाँ भी होता है, बसा और तेल युक्त मटेरियल होता है, उसके सड़ने का एक ही रीजन होता है, विकृत गंधता, जिसको अंग्रेजी में रेंसिडिटी कहते हैं, सड़ना कहते हैं। तो यहाँ पर पहले का जो आंसर है वो है बी। धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता। धातुओं के अंदर कौन सा गुण होता है? विद्युत चालकता, इसका मतलब है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तन्यता, इसका मतलब इसमें से तार बनाए जा सकते हैं। आघात वर्णिता, इसका मतलब इनके चद्दर बनाई जा सकती है, सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक जो मुख्य है वो ये है भंगुरता। ये धातुओं का गुण नहीं होता, ये अधातुओं गुण होता है, क्योंकि अधातुएं अक्सर जहां पर गिर जाती है वहां पर उनके टुकड़े हो जाते हैं, और इसी गुण को भंगुरता कहते हैं। धातुओं द्वारा कौन सा गुण नहीं होता, उसका आंसर है सी, भंगुरता धातुओं में नहीं होती। ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणु से जुड़ता है? ग्रेफाइट की संरचना की हम बात करें तो ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है उस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 में से ग्रेफाइट के अंदर अगर देखा जाए, ग्रेफाइट के कार्बन के 4 में से मात्र 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो बंध बनाते हैं। इसीलिए पूछा हुआ है एक कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। तो देखो, कार्बन परमाणु है वो सी है, इसका इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4, इसमें से 3 तो यहाँ पर जुड़ जाते हैं, बंद बना लेते हैं, 3 कार्बन इससे जुड़ जाएंगे, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रहता है। और यही वो कारण होता है कि ग्रेफाइट होता है, उस ग्रेफाइट में विद्युत धारा बहुत ही आसानी से प्रवाहित होती है। इसलिए पूछा जाता है कि ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है या कुचालक, तो हम उत्तर देते हैं विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पर आंसर है वो ये है, 3 आंसर है। चलिए अगला हम सॉल्व करते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण किस भाग से होता है? मनुष्य का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसको पाचन तंत्र कहते हैं, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सबसे पहले तो इसका सूत्र देख लीजिए, HCl इसका सूत्र होता है, और इसका स्रावण इसके आमाशय में होता है जिसको स्टोमक कहते हैं। इसीलिए आमाशय की प्रकृति होती है, आमाशय रस यानी जठर रस होता है, उसकी प्रकृति होती है वो अम्लीय हुआ करती इस अम्ल के कारण। उसके बाद है प्लाज्मोडियम में जनन कैसा होता है? तो देखो, प्लाज्मोडियम में जनन होता है बहुखंडन या बहुविखंडन द्वारा, और बहुखंडन या बहुविखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम में जनन होता है। मैंने आपको बताया था प्लाज्मोडियम है, आखिर इससे एक बीमारी होती है, उसको याद रख लें, मलेरिया। मलेरिया बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? प्लाज्मोडियम। अब हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया होता है, तो आखिर ये किस तरह की बीमारी है? तो ये न तो जीवाणु से होती है न विषाणु से होती है, ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी होती है। तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे कि प्रोटोजोआ से होने वाली कोई एक बीमारी पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद है मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो देखो, मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, और 46 में से 44 गुणसूत्र यानी 22 जोड़ी, 44 गुणसूत्र यानी 22 जोड़ी जो हुआ करते हैं, उस 22 जोड़ी गुणसूत्र को हम कहते हैं ये तो एक जैसे हुआ करते, ये कभी भी लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते। इसका मतलब ये हुआ कि 44 के बाद जो 45 और 46 मतलब एक जोड़ी जो गुणसूत्र बचे हुए वो लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं। और पूछा हुआ है कि ऐसे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं उन्हीं को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा उत्तर एक जोड़ी, आंसर इसका सी है, एक जोड़ी। अब इसमें लिंग गुणसूत्रों के साथ साथ में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी सामान्य कोशिका के अंदर कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 44 ये है,
और उसके बाद में एक जोड़ी और है, मतलब 2 और है, तो इसका मतलब टोटल गुणसूत्र पूछे जाए, टोटल क्रोमोसोम पूछे जाए तो 46 होते हैं। 46 में से 44 तो एक जैसे होते हैं और उसका 45 46 मतलब 2 गुणसूत्र होते हैं, वो मेल में अलग है। मतलब है कि जो लड़का होता है उसके अंदर तो XY होते हैं और जो लड़की होती है उसके अंदर XX होते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो यहाँ पर पहला फिल इन द ब्लैंक्स बहुत अच्छा दिया हुआ है कि श्वसन एक अपक्रिया है। श्वसन एक कैसी अपक्रिया है? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लें कि श्वसन एक, सबसे पहले यहाँ पर उत्तर होगा ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। श्वसन वो अपक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत में प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट यानी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पूर्णतः पाचन होता है। इसलिए पूछा जाता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब ये हुआ कि जिसको कहते हैं भोजन, भोजन का पूरी तरह पाचन कहां पर होता है? तो उत्तर आता है उसका छोटी आंत। छोटी आंत को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? रक्तचाप मापते हैं, और रक्तचाप को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, BP कहते हैं रक्तचाप। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप मापते हैं। और मैं आपको बता दूं इसके साथ में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं? तो दिल की धड़कन हुआ करती है, उसको स्टेथोस्कोप से मापते हैं। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि सामान्य रक्तदाब आखिर कितना होता है, तो आपको लिखना है 120/80। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सामान्य रक्तदाब की बात करें तो आपका होगा 120/80 लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन कहां से होता है? तो देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसे नर हार्मोन कहते हैं। मतलब ये कि सिर्फ पुरुषों में निकलता है, और पुरुषों में निकलने के बाद पुरुष के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण, इसका मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, जिन्हें हम दाढ़ी मुचकाना कहते हैं, वही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसका स्रावन कहां से होता है, कहां बनेगा ये? तो बनता कहां पर है? तो देखो नाम लिखा हुआ टेस्टो। टेस्टो का मतलब होता है टेस्टिस, ये तो अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन जब हम हिंदी में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे टेस्टिस का मतलब होता है वृषण। इसका मतलब ये हुआ कि रियलिटी में टेस्टिस अथवा क्या लिखेंगे, वृषण, इसका उत्तर होगा, वृषण से बनता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो देखो जिस ग्रंथि का नाम पूछा हुआ है जहां से वृद्धि हार्मोन, मतलब होता है कि जन्म के बाद यदि हम आप देखें कि उस बालक का विकास कैसे होगा, उस बालक की वृद्धि कैसी होगी, तो यहाँ पर एक हार्मोन बनता है। और बचपन में ये हार्मोन, जिसे हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं, वो जब भी बनता है तो बनता है पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि को कभी कभार लिखा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। और मैं आपको बता दूं कि ये पिट्यूटरी ग्रंथि हुआ करती है, इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपसे पूछा जाए कि किस ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन बनेगा, तो आपको लिखना है पीयूष ग्रंथि। और कभी कभार पीयूष ग्रंथि है, यदि ऑप्शन में दिया हो, ऑप्शन के आधार पर दिया हो, पीयूष ग्रंथि न दिया हो, तो आपको ये दिया होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। और इसी से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव होता है कि किस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। अब हम बात करते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन, मतलब जुड़ने को हम क्या कहते हैं? इस जुड़ने को ही हम निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के जुड़ने को ही हम क्या कहते हैं? निषेचन। तो यहाँ पर आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगला जो लिखा हुआ है सही जोड़ी यानी मैचिंग कैसे मिलाएंगे। तो देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सी जोड़ी आई हुई है, समतल दर्पण। इसका उपयोग चेहरा देखने के लिए करते हैं, तो पहले का उत्तर होगा इसके अंदर डी। सरल रेखीय पात, आपको पता है प्रकाश की किरण हमेशा एक सरल रेखा के अंदर गति करती है, और उसका आंसर होगा ए। जब हम बात करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की किरण होती है, उसकी वायु और निर्वात में गति कितनी होती है? तो यहाँ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होती है। विद्युत धारा, विद्युत धारा का संबंध किससे होता है? एम्पियर से, क्योंकि विद्युत धारा की इकाई होती है वो एम्पियर होती है। विद्युत शक्ति,
विद्युत शक्ति का संबंध होता है वाट से, ये भी इसकी इकाई है, इसलिए बी उत्तर है। दिक् सूचक सुई जिसे कंपास निडल कहते हैं, उसका आखिरी संबंध किससे होगा? तो देखो उत्तर और दक्षिण दिशा। दिक् सूचक सुई का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे एफ। चुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा होगा? लोहा। तो इस तरह से आपकी मैचिंग है। सबसे पहला दे फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का ई, 4 का बी, 5 का एफ और जो 6 दिया है उसका सी है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि मैचिंग के बाद में आपको सत्य असत्य दी हुई है। सत्य असत्य में हम देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो सत्य असत्य लिखना है केवल आपको। बुझे हुए चूने का सूत्र, तो बुझे हुए चूने का सूत्र ये नहीं होता। आखिर ये किसका सूत्र है? मैं आपको बता दूं, ये सूत्र होता है ग्रेनाइट का। ये सूत्र होता है जो चौक उपयोग करते हैं उसका। ये सूत्र होता है मार्बल का, और जिसे आप कहते हैं चूने का पत्थर, ये उसका सूत्र है। इसका मतलब ये तो असत्य दिया हुआ है, तो पहला तो असत्य है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, इसी से एक शब्द पूछा जाए तो बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH और ट्वाइस। इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। दही में एसिटिक अम्ल होता है, ये गलत है। अम्ल जरूर होता है लेकिन एसिटिक अम्ल नहीं होता। एसिटिक अम्ल आखिर कहाँ होगा? फिर एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। तो दही में कौन सा अम्ल होता है? फिर दही के अंदर अम्ल होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल दही को खट्टा बनाता है ना। तो यहां पर ये भी असत्य दिया हुआ है। उसके बाद अगला देखिए, प्लानेरिया में मुकुलन विधि से अलैंगिक जन्म होता है। प्लानेरिया में अलैंगिक जन्म होता है, ये बात सही है, लेकिन मुकुलन विधि से नहीं होता। मुकुलन विधि से जो होता है वो होता है हाइड्रा में। तो प्लानेरिया में ये मुकुलन विधि से नहीं होता, ये असत्य है। तो प्लानेरिया में आखिर किस विधि से होगा? तो प्लानेरिया के अंदर देखा जाए तो पुनर्उद्भवन मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं रीजनरेशन। पुनः उद्भवन मतलब पुनर्उद्भवन। इसका मतलब ये हुआ कि रीजनरेशन के द्वारा होता है। निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। आपको पता है निकट दृष्टि दोष मतलब आंखों के अंदर एक ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु है तो साफ दिखाई देती है। एक उल्टा है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसे दोष को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस उपयोग नहीं करते, इसके समाधान के लिए हम उपयोग करते हैं अवतल लेंस। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में अवतल लेंस का उपयोग करते, तो ये भी असत्य हुआ। शुरुआत के जितनी भी दिए हैं, पहला असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा और चौथा असत्य। हीरा सर्वाधिक कठोरतम पदार्थ है, ये बिल्कुल बात सही है। हीरा है वो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, ये भी सही है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। तो ये आपके सत्य असत्य कंप्लीट हुए। उसके बाद हम देखें कि आगे क्या दिया हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ, एक शब्द और वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द या एक वाक्य के अंदर उत्तर लिखना है। तो CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? अब देखो आपने दो तरह के नाम पढ़े। CaOCl2 है, आपने एक पढ़ा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये प्रचलित नाम नहीं है, ये रासायनिक नाम है। लेकिन हम प्रचलित नाम की बात करेंगे, देखो लिखा हुआ प्रचलित नाम क्या है, तो ये व्यंजक चूर्ण है। व्यंजक चूर्ण है ये। उसके बाद एथाइन का सामान्य सूत्र क्या है? देखो एथाइन लिखा हुआ है। एथाइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एथाइन का ही दूसरा नाम बता देता हूं मैं, वो होता है एसिटाइलिन गैस। आपने एथाइन कम सुना होगा लेकिन एसिटाइलिन गैस आपने खूब सुना होगा। एसिटाइलिन गैस, ये गैस वही गैस होती है जिसका उपयोग गैस वेल्डिंग में हम करते हैं। तो एथाइन और एसिटाइलिन गैस है, उसका सामान्य सूत्र पूछा है तो सामान्य सूत्र होता है C2H2। ये सूत्र है, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ में। पायरुविक अम्ल का कोशिका में विखंडन कहाँ होता है? तो देखो पायरुविक अम्ल बनता कैसे? ग्लूकोज होता है श्वसन की अभिक्रिया में, वो टूटता है पायरुविक अम्ल में। और पायरुविक अम्ल का आगे क्या होगा ये निर्भर करता है कि ऑक्सीजन गैस उपस्थित है। तो इसका मतलब है कि ये अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि पायरुविक अम्ल का विखंडन जब सामान्य रूप से पूछा जाए तो आपको आंसर लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्र कणिका कहते हैं। तो इसका आंसर हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरे का आंसर है। उसके बाद है वंशागति के नियम किसने दिए? आपको बताया वंशागति के नियम है, 3 नियम होते हैं। कितने नियम है? 3। और तीनों के तीनों नियम किसने दिए हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ये पूरा नाम उनका ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल वैज्ञानिक ने दी है। आप चाहें तो मेंडल वैज्ञानिक भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे सही होता है उसका ग्रेगर जॉन मेंडल। रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? तो देखो रेटिना होती कहां पर है? रेटिना आपकी आंखों में होती है, और आंखों के अंदर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना करता है वो रेटिना पर बनता है। और रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी खासियत होती है ये उल्टा और वास्तविक होता है। लेकिन आप सोचेंगे कि उल्टा वास्तविक है तो आखिर हमें ये सीधे कैसे दिखते हैं? क्योंकि ये इसका संदेश जब आपकी तंत्रिका के द्वारा जाता है, आंखों की तंत्रिका के द्वारा जब आपकी ब्रेन में जाता है, मस्तिष्क में जाएगा, तो उल्टा जो वास्तविक हुआ करता है वही प्रतिबिंब जब उसको पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है, तो आपके ब्रेन के अंदर ये खासियत होती है, इसको सीधा दिखता है। लेकिन पूछा जाए कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उल्टा और वास्तविक। आपसे पूछा जाए उल्टा वास्तविक ही क्यों बनता है, उसका आंसर होता है कि आपकी आंखों के अंदर लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। और नेत्र लेंस कैसा लेंस है ये पूछा जाए तो ये उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब ऑलमोस्ट 99% कैसा होता है? उल्टा और वास्तविक। विभवांतर धारा, ये प्रतिबिंब गलत छप गया है, विभवांतर धारा, और उसके साथ साथ में यहां पर है प्रतिरोध में संबंध प्रदर्शित करने वाला फॉर्मूला कौन सा है? संबंध लिखना है। तो देखो विभवांतर धारा और प्रतिरोध में संबंध प्रदर्शित करने वाला जो नियम होता है वो ओम का नियम होता है। ओम का नियम, और ओम का नियम होता है उसमें बी इक्वल टू हम लिखते हैं आर आई। तो बी विभवांतर हुआ, ये प्रतिरोध हुआ, ये विद्युत धारा हुआ। तो आपको नियम लिखना है, कौन सा नियम है? तो आंसर आ गया इसका ओम का नियम। तो इसका आंसर होगा सबसे लास्ट में, उसका होगा ओम का नियम। इसके बाद आप देखेंगे तो देखो यहां से क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं 6 नंबर से। हर किसी क्वेश्चन के अंदर और लिखा हुआ अथवा में दिया हुआ है। उसके बाद देखो 7 है, वो भी 8 है, 9 है, 10, 11, 12, ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। 13, 14, 15 ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। देखो 2-2 नंबर के क्वेश्चन 6 से लेकर कहां तक आ रहे हैं? देखो 17 तक आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 70 तक 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी अथवा के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद 18 क्वेश्चन से देखिए, 18 में 3 नंबर का क्वेश्चन अथवा में दिया हुआ है। देखो 19 में 3 नंबर का, 20 है वो भी 3 नंबर का। अब देखो 20 क्वेश्चन तक 17, 18, 17 के बाद में 18, 19 और 20 3 क्वेश्चन हुआ करते हैं। वो दो आपको 3-3 नंबर के मिलेंगे। उसके बाद आपके पास 3 क्वेश्चन शायद और बचेंगे, 21, 22 और 23, 21, 22 और 23। वो क्वेश्चन देखिए 4 नंबर एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन छपा हुआ है, पहली इकाई से आया हुआ है ये क्वेश्चन 4 नंबर का। और पहली इकाई से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें अवक्रिया को संतुलित करके लिखना है, केवल बैलेंस करके। 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वें क्वेश्चन के अंदर आप देखें कहां से पूछा गया है। ये आपके जैव प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेस अध्याय जो 5वां है, चैप्टर 5, वहां से पूछा गया। केवल डायग्राम बनाना है लेबलिंग करके बस। और यहाँ पर 4 अंतर लिखना है, ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण में, दोनों में से कोई सी भी कर सकते हो। और उसके बाद ये आपका जो क्वेश्चन आया है, जो 23वें नंबर का क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, ये आपसे पूछा गया है लाइट से। और लाइट से क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अथवा में भी देखो लाइट का क्वेश्चन है। तो आप इस तरह से एक रे डायग्राम लिखा हुआ है कि रेखा चित्र बनाना है आपको। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रखी हो तब एक बनाना है, दूसरा वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो यहाँ पर आपको जब तैयारी करनी है तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी, 4-4 नंबर के क्वेश्चन को पहले कवर करना है। और 4 नंबर का क्वेश्चन एक तो आ रहा है आपकी पहली इकाई से, देखिए। दूसरा आ रहा है आपकी ये 5वीं इकाई से, जिसे जैव प्रक्रम कहते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, वो लाइट से होता है। ये आपके पूरे पेपर की समरी थी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर महाराज।